हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 7 अल्टरनेट करंट के टॉपिक पावर फैक्टर को। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है किससे? सीरीज एलसीआर सर्किट में। ठीक है। तो देखिए, सीरीज एलसीआर सर्किट में जब हम लोग अप्लाई करते हैं एक वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो होता क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज जो होता है वो एक करंट को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, और वो कैसा होता है? वो होता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि अगर V हमने अप्लाई किया वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर जो हमारा बनता है करंट, वो बन जाता है कितना? I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये बन जाता है ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आई एम है, आई एम की वैल्यू कितनी होती है? आई एम की वैल्यू है कितनी? वी एम बाई जेड, और फाई की वैल्यू है कितनी? वो है tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। ये हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। तो याद करिए उस चीज को जहां पर मैंने कहा था कि जब भी हम लोग किसी कंपोनेंट में एक एसी वोल्टेज लगाते हैं तो पांच चीजों को फाइंड करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें थी? वी, आई, जेड। जेड को हम लोग यहाँ पर इम्पिडेंस नाम दे रहे हैं, जो कि सर्किट द्वारा जो सारे कंपोनेंट्स उस पे लगे, जो उसके द्वारा टोटल हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है, एक तरीके का रेजिस्टेंस, उसको हम लोग इम्पिडेंस कहते हैं। तो इस ये ओम पे मेजर किया जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है फेजर डायग्राम, और फिर पावर। ओके, तो हम लोग ने इन चार चीजों को अपने पिछले लेक्चर तक में पढ़ लिया है। अब आज हम लोग को इस पावर को पढ़ना है, यानी कि पावर फैक्टर एक चीज निकल कर आएगी जिसको कि कॉस फाई। इसको भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था अपने पिछले लेक्चर्स पे कि कॉस फाई का मीनिंग क्या होता है, और वो था हमारा आर बाई जेड। तो अब यहाँ पर हम लोग ये पावर फैक्टर कैसे निकल कर आए, पावर जब निकालेंगे तो ये पावर फैक्टर कैसे निकल कर आए, तो अब हम इसको देखते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग? जब भी पावर निकालते थे तो पावर निकालने के लिए वी और आई के जो एक्सप्रेशंस थे, इन एक्सप्रेशंस का यूज करके हम लोग फाइंड करते थे इंस्टेंटेनियस पावर। क्या निकालते थे? इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर को ही निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो फाई है हमारा, फाई इन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। इस पे एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, इन सारी वैल्यूज पे ये डिपेंड कर रहा है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के बाद फिर एवरेज पावर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकाला जाए अगर, तो ये हो जाएगा P, स्मॉल p इज इक्वल टू वी आई, और जो कि बराबर हो जाएगा किसके? वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? वी एम आई एम यहाँ पर। ठीक है, वी एम आई एम, और यहाँ पर ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फिर यहां से अगर हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ऊपर नीचे टू का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? ऊपर नीचे टू का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ऊपर नीचे टू का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा इधर तो डिवाइडेड बाई टू, और इधर टू, और ये बन गया साइन ओमेगा टी, और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये जो हमारा बनकर आता है, ये जहां पर ये हो गया हमारा टू साइन ए प्लस बी, या फिर हम लोग डायरेक्ट ये ले सकते हैं टू साइन ए साइन बी। तो इसका एक्सपेंशन हम लोग के पास होता है। ये क्या होता है? ये हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसको कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसका एक्सपेंशन ये, यानी कि ये रिलेशन हमारे पास होता है। तो इस रिलेशन का अब हम लोग जब यहाँ पर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? वी एम आई एम बाई टू, और यहां से टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये देखिए, इसको इसको समझिए। ये जो ओमेगा टी है इसको मान लीजिए क्या? ए। जो ओमेगा टी है इसको मान लीजिए ए, और ओमेगा टी प्लस फाइव को मान लीजिए बी। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा कितना? कॉस, और ए माइनस बी करना है तो ओमेगा टी
माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। अब क्योंकि हमारे पास एक और चीज होती है कि कॉस माइनस फाइव या कॉस माइनस ए जो होता है वो हमारा कॉस ए के ही बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा इस चीज को। और ये भी कि साइन माइनस ए जो होता है वो हमारा माइनस साइन ए होता है। ठीक है, काफी हेल्प करेगा आपको, इसको याद रखिएगा। ओके, मैथ्स अगर आपका सब्जेक्ट है साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बायो है तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए 10th में तो आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये रिवीजन हो जाएगा, कुछ इस पे प्रॉब्लम्स मतलब कि फॉर्मूले इस पे ऐड अप हो गए, आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर माइनस और ये इधर बन जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, bm im बाई टू। और देखिए ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस फाइव। तो कॉस माइनस फाइव यानी कि कॉस माइनस ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए, तो यहाँ पर कॉस माइनस फाइव को हम लोग लिख सकते हैं कॉस फाइव, क्योंकि वैल्यू सेम है तो लिख दिया इस तरीके से। और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर बन जाएगा कॉस, ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जाकर हमारा रिलेशन बन गया, जिसको कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बनकर आ गया। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, क्लियर। ये कैसे निकाला, ये इन प्रोसेस से, इन फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ने ये फाइंड कर लिया। तो ये तो निकल कर आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। यानी कि इसको यूज कैसे करना है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर ये कहा कि इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है किसी टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर टी इक्वल टू टी वन मान लीजिए, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, फाइव फाइंड करेंगे। फाइव कितना है, फाइव थ्रू आउट द प्रोसेस तो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट ही रहता है, तो फाइव इस तरीके से निकाल लेंगे, टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर, ऐसा कर देंगे। तो ये फाइव निकल कर आ गया, और ये टी इक्वल टू टी वन ये हमारा टाइम है। तो टी इक्वल टू टी वन पर इंस्टेंटेनियस पावर अगर हमें फाइंड करना होगा तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, P इज इक्वल टू, अब देखो bm im बाई टू लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट अभी फिलहाल ऐसे ही लिखा रहने, bm im बाई टू, और अंदर हो जाएगा हमारा cos फाइव माइनस cos टू ओमेगा टी वन। ठीक है, टी इक्वल टू टी वन टाइम पर है, तो जो भी टाइम होगा वहां पर पुट कर देंगे, और ओमेगा वगैरह की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर पता चल जाएगा कि उस टी वन टाइम पर कितना पावर सर्किट में है। ठीक है, यानी कि कितना जो सोर्स है वो पावर सप्लाई कर रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। ओके, फिर आता है हमारे पास एवरेज पावर। क्या आता है, एवरेज पावर, कि जब हमें क्या निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है करंट वो कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट, तो वो वेरी करता है टाइम के साथ। तो किसी समय t इक्वल टू टी वन पर आपने पावर फाइंड करी, ठीक है, बट अगर हम बात करें कि एक साइकिल में यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरी एक कंप्लीट साइकिल में कितनी पावर वहां पर खर्च हो रही है हमारी, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इंस्टेंटेनियस पावर था हमारा स्मॉल p, उसका ले लेंगे एवरेज। क्या ले लेंगे, एवरेज। तो जब इसका एवरेज लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, bm im बाई टू कॉस फाइव माइनस कॉस, और यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर बन गया। ओके, ये चीज, और ये एवरेज। ठीक है, ये एवरेज यहाँ पर हम लोग ने साइन लगा दिया। अब यहाँ पर जो होगा, ठीक है, इस वाले पे देखो, ये तो ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है, ये जो cos फाइव है ये कांस्टेंट है, ये समय के साथ चेंज नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि जो फाइव की वैल्यू है वो कितनी है हमारी, tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। ये है हमारी क्या, ये क्या है, ये फाइव की वैल्यू है, और फाइव की वैल्यू देखिए समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, समय के साथ ये चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो cos फाइव की भी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम लोग ने यहाँ पर देखा कि जो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनका एवरेज नहीं लिया जाता है, तो उसको बाहर ले आएंगे। bm कांस्टेंट, im कांस्टेंट, cos फाइव कांस्टेंट, बाई टू कांस्टेंट, इन सबको ले आएंगे बाहर। तो bm im बाई टू, और यहाँ पर जो ये cos फाइव है ये आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या, यहाँ पर हम लोग का
मतलब इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ये और माइनस लगाकर यहाँ पर बन जाएगा Vm Im/2 और फिर उसके बाद यहाँ पर cos 2 ओमेगा t प्लस 5 मतलब इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो यहाँ से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं सीधे इस यहाँ पर प्लस लगाइए और यहाँ पर बन जाएगा इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ये एवरेज यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये हो गया Vm Im/2 और ये जो चीज है ये होगी cos 2 ओमेगा t प्लस 5। इसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो कॉस की एवरेज वैल्यू होती है, हमने पहले भी बताया है कि कॉस की जो एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल में वो कितनी होती है, वो 0 होती है। तो cos 2 ओमेगा t प्लस 5 देखो t में चाहे 2 का मल्टीप्लाई कराओ चाहे 3 का मल्टीप्लाई कराओ 2 ओमेगा लिखा हो चाहे 3 ओमेगा लिखा हो चाहे 4 ओमेगा लिखा हो, बट वो टाइम के साथ और हम सिर्फ एक कंप्लीट साइकिल पे बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, यानी कि इस टर्म की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। तो जब इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी यानी कि इस टर्म की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये वाला हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखें तो इस तरीके से एवरेज वैल्यू लग जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा Vm Im/2 और ये एवरेज यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। तो ये जब 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो गई। तो बचा सिर्फ क्या हमारे पास, वो बचा Vm Im/2 cos 5, ये वैल्यू हमारे पास बची। और इंस्टेंटेनियस पावर का जो एवरेज वैल्यू होता है उसको हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास ये निकल कर आ गया P। अब यहाँ से Vm बाई जो 2 है, याद करिए जहां पर कि मैंने इसको 2 को 2 बार ऐसे √2 अगर लिख दिया तो क्या कोई फर्क पड़ा? ऐसा पहले भी मैंने किया है। तो Vm/√2 जो होता है वो होता है VRMS और ये Im/√2 होता है IRMS और ये हो गया cos 5। ये क्या हो गया हमारा cos 5, तो ये हो गया पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर निकलकर आ गई। ओके, क्लियर यहाँ तक? सॉरी 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 सॉरी, एवरेज पावर निकल कर आ गई, ये यहाँ पर हमारी एवरेज पावर निकल कर आ गई, जिसको कि हम यहाँ पर अब देखिए इसके अंदर ये तो इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज दिया, तो एवरेज पावर हमारी निकल कर आ गई। ओके, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं कि जो हमारा पावर है किसी जो जो भी पूरी साइकिल है किसी भी सर्किट में, तो वो पूरी की पूरी पावर जो हमारी होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, उसकी VRMS IRMS वैल्यू और साथ में इनके, अब क्योंकि मान लीजिए आपने किसी सोर्स को अप्लाई किया किसी एलसीआर में, किसी एलसीआर सर्किट में आपने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई किया है किसी वोल्टेज को। अब यहाँ पर इसका जो मान लीजिए कि हम बात करें जो वोल्टेज है वो कितना है, Vm sin ओमेगा t कितनी है, ठीक है, इसकी इसकी ये वैल्यू ओमेगा t। तो अब होगा क्या इसकी वजह से कि यहाँ पर ये जो ओमेगा है वो डिसाइड करेगा कि फाई की वैल्यू कितनी है, यानी कि अब ये जो फाई की वैल्यू है वो इस पूरे सर्किट में कितना पावर होगा उसको डिसाइड करेगा। तो ये जो फैक्टर होता है cos फाई, इस फैक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। इस पूरे फैक्टर को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, क्योंकि देखो अगर VRMS और IRMS की वैल्यू भी सेम रही तो वैल्यू को कौन डिसाइड कर रहा है, ये cos फाई डिसाइड कर रहा है। कैसे, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, तो पावर फैक्टर जो होता है हमारा वो क्या होता है, cos फाई होता है, ना कि फाई होता है, ध्यान रखिएगा। फाई हमारा फेज एंगल होता है, फेज डिफरेंस जो होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, वो होता है हमारा फेज डिफरेंस होता है। और यहाँ पर cos फाई को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं क्योंकि वो VRMS IRMS के साथ मल्टीप्लाई में है। देखिए सिंपली जो हम लोग ओम्स लॉ के बाद पढ़ते थे पावर निकालने के लिए, VI ऐसे पढ़ते थे ना, हाँ या ना। यहाँ पर अब VI के साथ साथ एक चीज भी साथ में मल्टीप्लाइड है, एक फैक्टर मल्टीप्लाइड है cos फाई, जो कि इस वैल्यू को लिमिट करता है। कैसे लिमिट करता है, ये बहुत ही अ, बढ़िया तरीके से चीजों को मैनेज करता है। कैसे, मतलब इसको देखकर ऐसा लगता है कि जितने भी हम लोग ने अभी सर्किट्स पढ़े हैं उन सब में इसको हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए अभी आपने रेजोनेंस पढ़ा था, रेजोनेंस क्या होता है, XC बराबर XL जब हो जाता है,
ठीक है, XC बराबर XL हो जाता है, वहां पर फिर हमारी ओमेगा नॉट निकल कर आती है इतनी। कैसे? क्योंकि वन XC जो होता है 1/ओमेगा C होता है, और जो XL होता है वो ओमेगा L होता है। ठीक है, ये चीज तो यहाँ से फिर हम लोग इसको मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर जो वैल्यू है वो सेम हो रही है। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो ये ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC निकल कर आ जाता है। तो ये जो कंडीशन है रेजोनेंस, रेजोनेंस के केस में हमारा क्या हुआ, XC बराबर XL हो गया। तो Z की अगर हम लोग वैल्यू देखें, Z की वैल्यू कितनी होती है हमारी, वो होती है R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो XC माइनस XL जब यहाँ पर करेंगे, ठीक है, XC माइनस XL जब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा 0। यानी कि जो Z है वो R के बराबर निकल कर आ जाएगा। √R² बचा ना, ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, बचा √R²। तो यहाँ से Z बराबर R निकल कर आ गया। ठीक है, और cos फाई जो होता है हमारा वो कितना होता है, R/Z होता है। तो अब Z की वैल्यू R के बराबर है तो यहाँ पर Z की जगह पर R पुट कर सकते हैं 1। तो जब सर्किट हमारा रेजोनेंस पे होता है उस केस में जो पूरे सर्किट का हमारा इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है, और वो R के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, कि जब सर्किट में रेजोनेंस होता है उस समय जो Z होता है यानी कि इम्पीडेंस जो होता है, तो उस समय वो हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस होता है उस समय पर, और Z R के बराबर हो जाता है और R/R मिलकर बन जाता है 1, और यही होता है cos फाई। यानी कि रेजोनेंस के केस में जो cos फाई होता है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है उस समय, क्योंकि देखिए cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, cos की जो वैल्यूज होती हैं, जैसे मान लीजिए cos थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो +1 से लेके -1 के बीच में ऑसिलेट करती है। तो यहाँ पर जब R बराबर Z हो गया, या रेजोनेंस की कंडीशन है, या R/R हो गया, ये सारी एक ही चीज है, या ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC जब फ्रीक्वेंसी हो गई, ये सब रेजोनेंस के को ही अलग अलग तरीके से बताने के तरीके हैं। तब cos फाई हमारा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। यानी कि cos की अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गई, तो उस केस में जो यहाँ पर पावर डिसिपेशन होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है। वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है VRMS IRMS इंटू 1। ठीक है, और जो पूरा का पूरा पावर होता है वो किससे डिसिपेट होता है, रजिस्टर के थ्रू। यानी कि हमारा जो सर्किट था वो था क्या, L C और R। ठीक है, जब क्या हुआ, ओमेगा नॉट कितना हुआ, 1/√LC हुआ, तो इस समय हमारा XC बराबर XL हो गया। जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC हुआ, तो उस समय XC बराबर XL हुआ, जहां से कि हमारा Z बराबर R निकल कर आ गया। उसकी वजह से cos फाई हमारा R/R हो गया, क्योंकि यहाँ पर R/Z होता है, Z से मल्टीप्लाई Z की जगह पर हमने R रख दिया, तो R/R इक्वल टू 1 हो गया। तो cos फाई की वैल्यू 1 निकल कर आई। यानी कि जब इस पावर फैक्टर की वैल्यू को हम 1 रखेंगे यहाँ पर, तो हमें पता चला कि देखो जो पूरा का पूरा पावर है वो डिसिपेट हो रहा है किसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू। किसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के केस में ये जो होते हैं L और C, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ प्रेजेंट ही ना हो। तो इनके ना प्रेजेंट होने की वजह से ही जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है, और जो पावर फैक्टर होता है वो 1 हो जाता है, और जो करंट होता है वो हमारा मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, जो मैं ये चीजें बोल रहा हूँ इसको लिखिए, नोट करिए। करंट मैक्सिमम हो जाता है और पावर डिसिपेशन भी हमारा मैक्सिमम होता है। ओके, तो ये रेजोनेंस के ही अलग अलग रूप हैं, और इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कभी आपको XC बराबर XL दे देगा, कभी ओमेगा नॉट इक्वल टू ये दे देगा, या cos फाई इक्वल टू 1 बोल देगा, या R/Z कभी बोल देगा, सॉरी मतलब R इक्वल टू Z बोल देगा कभी। ये सब रेजोनेंस को बताने के अलग अलग तरीके हैं। या करंट मैक्सिमम बोलेगा, या पावर डिसिपेशन मैक्सिमम बोलेगा, इम्पीडेंस मिनिमम बोलेगा। ये सब के सब क्या है, रेजोनेंस को ही बताने के तरीके हैं। ओके, तो यहां से अब आप क्या ध्यान रखिए, जो cos फाई है इसको पावर फैक्टर कहते हैं, और ये डिसाइड करता है कि सेम सर्किट में कितना पावर डिसिपेट होगा, क्योंकि सर्किट हमारा वैसा ही था
बट फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से, किसकी वजह से? फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से जो यहाँ पर इनका बिहेवियर है एक्सी और एक्सएल का, वो चेंज होगा और उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट समय पर अलग अलग तरीके से पावर डिसिपेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी। ओके, क्लियर। अब इसमें चलते हैं आगे और देखते हैं इन्हीं केसेस को नाम दिए गए, जैसे मैंने अभी बात करी ना प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की, अगर हम बात करें इसका मीनिंग क्या है, जो मैंने भी बताया वो वही है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मीनिंग ये है कि यहाँ पर एक एल है, सी है और आर है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। एलसीआर सर्किट है, इस पे हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर है? ओमेगा नॉट, यानी कि 1/LC की। तो उस केस में जो एलसी बराबर एक्सी बराबर होगा वो एक्सएल के हो जाएगा, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी। तो उस केस में इन दोनों का बिहेवियर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही मौजूद है। क्या मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। तो ये एज आर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा और उस केस में जो हमारा आर है वो जेड के बराबर हो जाएगा, जिस या फिर कह लीजिए कि जेड है वो आर के बराबर हो जाएगा, जिससे कि हमारा कॉस फाई जो होगा आर बाई जेड वो हो जाएगा आर बाई आर, यानी कि 1 के बराबर, यानी कि 1 के बराबर। तो उस केस में जो मैक्सिमम पावर होता है उसका डिसिपेशन होता है, ठीक है, पावर का मैक्सिमम डिसिपेशन होता है, ठीक है, क्लियर। तो एक केस ये था। दूसरा केस ये था कि प्योरली इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि आर की वैल्यू जब जीरो, तो जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो ध्यान दीजिए कॉस फाई में क्या होता है? आर बाई जेड होता है। क्या होता है? आर बाई जेड। और आर की वैल्यू जब जीरो है तो जीरो बाई जेड कितना हो जाएगा? जीरो, यानी कॉस फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये कैसा केस है? ये वैसा केस है जहां पर याद करिए कि जब हमारे पास एक इंडक्टर था और उस इंडक्टर पे हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारा सी मौजूद नहीं है और आर भी कितना है? जीरो है। तो कॉस फाइव समय कितना हो गया? हमारा जीरो हो गया। तो जब ये जीरो हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं कैसा कि पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू जीरो, यानी कि जीरो। तो याद करिए जब हम लोग ने एसी वोल्टेज को अप्लाई किया था किस पे? इंडक्टर में, तब भी हमारा जो पावर निकल कर आया था वो जीरो ही निकल कर आया था, वो जीरो ही निकल कर आया था। याद आया? तो देखिए यहां से अब जो फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया है P इज इक्वल टू बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, यहां से हम हर तरीके के सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। सेम चीज को आप लगा दीजिए किस पे? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। किस पे? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में लगाएंगे, इंडक्टिव नहीं, कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी हमारा जो आर है वो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आर प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में भी जो कॉस फाइव होगा वो जीरो बाई जेड, यानी कि जीरो हो जाएगा। तो इस केस पे भी पावर हमारी जीरो ही निकल कर आएगी, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। और ये निकल कर आती थी एवरेज पावर। याद करिए दोनों ही केस में एवरेज पावर जो थी वो हमारी जीरो थी। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जो होते हैं उस केस में हमारा किसी भी तरीके का पावर डिसिपेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ये हमने ऐसा निकाल कर देख लिया, ठीक है। तो जब सर्किट में कभी इस तरीके से करंट फ्लो होता है तो उस जो हमारा वो जो करंट होता है, जैसे कि प्योरली इंडक्टिव हो चाहे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, यानी कि बाकी जो फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारा जो सी और आर है वो जीरो है, सी जीरो है और आर की वैल्यू जीरो है। ये जो सर्किट है इस पे हमारा एल जीरो है और आर जीरो है, जबकि सी की वैल्यू कुछ सी गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर एल की वैल्यू कुछ एल गिवन है। तो इस तरीके के जब सर्किट्स होते हैं तो वहां पर फ्लो होने वाले करंट को हम लोग क्या कहते हैं? वॉटलेस करंट। क्या बोलते हैं? वॉटलेस करंट। यानी कि कोई एवरेज पावर डिसिपेट हो ही नहीं रही है। जितना पावर सोर्स सर्किट को देता है उतना ही सर्किट अगले साइकिल पर, मतलब अगले हाफ साइकिल जो होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो सोर्स था उसने दिया और नेगेटिव हाफ साइकिल में उसको वापस उतनी पावर मिल जाती है। तो एवरेज पावर जीरो हो जाती है थ्रू आउट द सर्किट। तो ऐसे जब होता है तब उसको क्या कहते हैं? वॉटलेस करंट कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वॉटलेस करंट की अगर कभी बोला जाए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं है कि वहां पर कोई जो सर्किट है वो अलग तरीके का है। वहां पर सिंपल सा हमारे पास एक प्योरली इंडक्टिव
या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, जहां पर की जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है, क्योंकि वहां पर किसी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं मौजूद है, और रेजिस्टेंस ना मौजूद होने की वजह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किसी तरीके का लॉस नहीं है पावर। इस वजह से इनको वाटलेस करंट कहते हैं। यहाँ पर करंट तो फ्लो होता है बट किसी तरीके का पावर लॉस नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से एक बात निकल कर आई, ये यहाँ से एक बात हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सर्किट में जो भी पावर डिसिपेट होता है वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ये जो प्योर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसकी वजह से ही हमारा पावर डिसिपेशन होता है। अगर किसी सर्किट में ये आर मौजूद ना हो तो पावर एक्चुअल में डिसिपेट नहीं होगा। जितना पावर सर्किट को दिया जाएगा सर्किट उतना पावर वापस कर देगा। बात समझ पे? मतलब ऊपर के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे एल सी और एल या फिर सी अलग अलग समय पर, जैसे एल की बात करें या सी की, तो यहाँ पर जितना पावर दिया जाएगा उतना पावर ये वापस सोर्स को कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर सोर्स जितना पावर देगा उतना वापस उसको मिल जाए। बट अगर यहीं पर आर मौजूद होता तो आर के थ्रू ही पावर डिसिपेट होती, यानी कि एक्चुअल में जो पावर डिसिपेशन होता है वो आर के थ्रू ही होता है। आर के थ्रू ही होता है पावर डिसिपेशन। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में भी, इसमें सीरीज एलसीआर सर्किट में भी जो हमारा पावर होता है, भले ही यहाँ पर सी और एल लगे होते हैं, ठीक है, सी और एल लगे होते हैं, बट जो पावर रिलीज होती है हीट के फॉर्म पे या किसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाना है, कुछ भी करना है, तो जो रिलीज होती है वो किसके थ्रू होती है? जो पावर डिसिपेट होती है, यानी कि जो पावर लॉस एक तरीके से कह लीजिए होता है, वो हमारा मान लीजिए हीट के फॉर्म पे, तो वो इस रजिस्टर के थ्रू ही होता है, यानी कि यहाँ से ही निकलेंगी चीज, ठीक है, यहीं से ही हीट निकलेगी, इनसे कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ गए? बात समझ पे आई? तो जो मेन रीजन है पावर लॉस का, पावर डिसिपेशन का, वो क्या है? रजिस्टर होता है। तो देखिए पावर फैक्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा? पावर फैक्टर में हम लोग ने ये पढ़ा कि कॉस फाई जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। कॉस फाई होता है, कॉस फाई, इसको हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। और एलसीआर सर्किट में हम लोग ने पावर एवरेज पावर का फॉर्मूला देखा क्या? बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है, ये हम लोग ने देखा। अब एलसीआर सर्किट में ही अगर क्या हो, देखिए क्या क्या था हमारा कि जो एवरेज पावर होती है एलसीआर सर्किट में वो होता है बी आर एम एस, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, जहां पर कि इस कॉस फाइव को पूरा कॉस फाइव को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर अब देखिए यहाँ पर कि जब हमारे पास एक कैपेसिटर है या मान लीजिए यहाँ पर इंडक्टर है एल, उसके बाद सी और उसके बाद आर, ये है, और यहाँ पर सोर्स ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, सोर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी है। अब मान लीजिए कि हमें जो वो हम लोग ने शुरुआत में 3 तरीके के सर्किट पढ़े थे, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। तो पहला वाला अगर केस है तो वो जो केस हम लोग ने पढ़ा था ना, केस 1, वो वही था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लिखा था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आर की वैल्यू तो आर है, बट एल की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू भी 0 है, यानी कि इसी सर्किट में इसी एलसीआर सर्किट में ही एल की वैल्यू अगर 0 ले लें और सी की वैल्यू 0 ले लें और आर, हम आर की वैल्यू जो भी है आर की वैल्यू आर ले लें, तो जितने भी फॉर्मूले थे हमारे वी के, आई के, जेड के, और फिर फेजर डायग्राम, और उसके बाद फिर जो पावर का फॉर्मूला है, ये हमारा पावर फैक्टर इस पे मौजूद है, P इज इक्वल टू बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। इन सारे फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या क्या करके, क्या क्या चीजों को इस्तेमाल करके, एल वैल्यू हमें 0 पुट करनी है और सी की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, और ये सारे फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो ये निकल कर आ जाता है आर एम एस और आई आर एम एस। क्यों? क्योंकि जब आर बराबर आर होता है, मतलब जब हम लोग आर की वैल्यू लेते हैं, इस समय पर आर की वैल्यू है कुछ, तो कॉस फाई क्योंकि हमारा आर बाई जेड होता है, तो यहाँ से जो जेड होता है वो आर के बराबर हो जाता है। किस केस में? जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो। ठीक है, फिर दूसरा हमारा कह सकते हैं कि जब आर बराबर हमारा 0 हो और एल की वैल्यू एल हो और सी की वैल्यू 0, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, चीजों को पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू 0 कर देंगे और एल की वैल्यू एल ले लेंगे,
और इसकी वैल्यू 0। तो सारे फॉर्मूले फिर से हमारे अप्लाई होने लगेंगे, सारे फॉर्मूले हमारे फिर से अप्लाई होने लगेंगे और हम लोग इस पे पावर वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो इसके केस में पावर 0 निकल कर आती है, एवरेज पावर 0 निकल, ठीक है। फिर सेम चीज को हम लोग, जो हम लोग ने पढ़ा था एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, तो सारे फॉर्मूले, सारी चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके, वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ये मानकर कि सी की वैल्यू सी है और एल की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0। तो इससे हम लोग के सारे फॉर्मूले जितने भी डिस्कशन किया है सीरीज एलसीआर सर्किट में, उन सबको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारा रेजोनेंस है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एल और सी दोनों के दोनों मौजूद हो, ये ध्यान देना हमें जरूरी है, ठीक है। जो रेजोनेंस है वो हमारा तभी पॉसिबल है जब एल और सी दोनों मौजूद हो, तभी हमारा रेजोनेंस होता है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे सारी चीजें यहाँ पर, इसको भी मैंने डिस्कस कर ही दिया है, एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट का, इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है हम लोग का ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अगला जो टॉपिक है हम लोग का ट्रांसफार्मर, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।